Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of November 2023. 14 नवंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। फर्स्ट जो क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तथा प्रीलिम्स के पैटर्न पे ही ये सवाल है। पहला सवाल जो है वो है वायरस, वैम्पायर वायरसेस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, आप दिख रहा होगा, वैम्पायर वायरसेस आर पैथोजेंस that latch on to other viruses in order to replicate themselves. दूसरा स्टेटमेंट है, the viral relationship between the two pathogens is called a satellite and a helper. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, the satellite is the infectious strand that relies on the helper for support through its life cycle. आपको ये बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं वैम्पायर वायरसेस के रिगार्डिंग, द करेक्ट आंसर इज ऑल द थ्री, तीनों ही सही हैं। तो अगर हम समझना चाहें वैम्पायर वायरसेस क्या है, तो वैम्पायर वायरसेस एक ऐसे पैथोजन हैं जो कि लैच करते हैं ऑन टू अदर वायरसेस एंड रेप्लिकेट करते हैं खुद को। दूसरा स्टेटमेंट था कि इसके जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक सैटेलाइट होता है, दूसरा हेल्पर होता है। सैटेलाइट जो होता है वो इन्फेक्शियस स्ट्रैंड होता है एंड जो हेल्पर होता है वो सपोर्ट देता है उसकी लाइफ साइकिल में। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया or a body incorporated in India is eligible to purchase the bond. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, the bond can be encashed by any political party only through a designated bank account with the authorized bank. तीसरा स्टेटमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the only bank authorized to sell these bonds. आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं, how many of the statements are correct. One only, two only, three या none of the above. द करेक्ट आंसर इज वन। केवल पहला स्टेटमेंट सही है अगर मैं आंसर बताऊं तो, क्योंकि एक सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज एलिजिबल टू परचेज द बॉन्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, द बॉन्ड कैन बी इनकैश्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, देखो ये गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा है कई बार कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कंडीशन ये है कि कम से कम आपको 1% वोट्स लेने पड़ेंगे पिछले इलेक्शन में, प्लस आपको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होना चाहिए एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बस सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट लिखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑथराइज्ड टू सेल दीज बॉन्ड्स, ये गलत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, सेल कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि बॉन्ड्स की जो सैंक्टिटी है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूर मेंटेन करता है, बट सेल करने का पावर स्टेट बैंक के पास है। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। पहला है लेबनान, सेकंड है जॉर्डन, थर्ड है सीरिया, फोर्थ है इराक। अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द इजराइल हमास गाजा स्ट्रिप वॉर, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इसका आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 2 3 1 3 या 1 3 4 कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं इजराइल को। तो इसमें से केवल इराक टच नहीं करती है। 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो लेट मी शो यू द मैप। एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूं ये चीज़, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो लेट्स सी हेयर, एज यू कैन सी दिस इज इजराइल, जो पिंक वाला पोर्शन है दिस इज इजराइल, और येलो में एक जगह आपको वेस्ट बैंक जॉर्डन साइड दिख रहा होगा, वेस्ट बैंक, और आपको गाजा स्ट्रिप दिख रहा होगा इजिप्ट के साइड पे, ठीक है ना। और नीचे आपका इजिप्ट का बॉर्डर है, आप सब जानते हैं। जॉर्डन आपके जो इसका ईस्टर्न फेंस है वहाँ पे जॉर्डन है, और ऊपर आपको नॉर्थ में लेबनान दिख रहा होगा, और यहाँ पे सीरिया दिख रहा होगा। सीरिया का गोलन हाइट्स वाला पार्ट है जो कि इजराइल ने कैप्चर कर लिया था, वो भी आपको दिख रहा होगा। एक वाटर बॉडी आपको दिख रही होगी सी ऑफ गैलीले, तो सी ऑफ गैलीले भी याद रखिएगा। और एक वाटर बॉडी डेड सी, जॉर्डन और इजराइल के बीच में डेड सी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे डेविड बेन ग्यूरियन का नाम लिखा है कि 14 मई 1948 में डेविड बेन ग्यूरियन ही डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल लीडिंग टू अ वॉर विद द नेबरिंग अरब स्टेट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 48 में वॉर हुआ, फिर उसके बाद 67 का वॉर हुई, आप सबको पता होगा। ऑल दीज थिंग्स वर देयर। तो ये थे आज के 3 सवाल। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। फ्रंट पेज में पहली जो न्यूज़ है वो है रिटेल इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है थोड़ा कम हुआ है, इट केम टू अ 4 मंथ लो, और अब ये 4.87% में, मतलब कि अपना जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट है उसके टारगेट में है।
क्योंकि आपको पता होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जा करके, तो वो जो टारगेट सेट किया गया है वो 4 ± 2% है, मतलब 2% से 6% के बीच में होना चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है ना। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के रेंज में अब आ चुका है इन्फ्लेशन। बात चल रही है रिटेल इन्फ्लेशन की, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूं। रिटेल इन्फ्लेशन को ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, CPI इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका रिटेल इन्फ्लेशन है वही आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। इट इज द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स बाय फॉर पर्सनल यूज इंक्रीजेज ओवर टाइम। तो जो ये रिटेल इन्फ्लेशन है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, ये उन वस्तुओं का प्राइस बताता है जो कि कंज्यूमर्स परचेज करते हैं, मतलब कंज्यूमर के एंड पे ये निकाला जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स लिए जाते हैं और उनका रिटेल प्राइस लिया जाता है, ठीक है ना। बास्केट ऑफ गुड्स बनाया जाता है 400-500 आइटम्स का, और उसमें फिर उनका वो लिया जाता है कंज्यूमर प्राइस, यानी कि जो रिटेल प्राइस है, और उसके बेसिस पे उसका एवरेज निकाल करके CPI निकाला जाता है कि कितना प्राइस बढ़ा है। अच्छा, ये CPI जो होता है ये 4 तरीके के होते हैं। एक होता है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक होता है CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एक होता है CPI फॉर रूरल लेबरर्स, और एक होता है CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। क्या क्या हो गया, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स एंड CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। जो पहले 3 है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का और रूरल लेबरर्स का है, इसको कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। चौथा जो कि CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ है, ये कंपाइल करता है NSO, ठीक है ना। NSO के अंदर NSO करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, वो करता है। बेस ईयर जो है CPI का 2012 है, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने नई सीरीज़ का CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स लॉन्च किया था विद द बेस ईयर 2016, ठीक है। तो ये आप याद रख सकेगा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बेस ईयर है वो 2016 है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। आगे देख लेते हैं 3 इंडियन सिटीज़ अमंग्स द मोस्ट पॉल्यूटेड। तो अभी दिल्ली के जो दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला गया है, स्विस एक सर्वे कंपनी है IQ एयर करके है, ठीक है ना। इट्स अ स्विस फर्म IQ एयर, उसने सर्वे निकाला जिसमें दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड थी, उसके बाद मुंबई एंड कलकत्ता, ये टॉप 3 सिटीज़ थी जो कि इंडिया की पॉल्यूशन में आई हैं, ठीक है। AQI का नाम लिखा हुआ है, तो हम एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज निकाली जाती हैं, जिसमें कि फिर एयर की क्वालिटी को गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये 6 कैटेगरीज है। कौन कौन सी, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, देयर 8 पॉल्यूटेंट्स विच आर मेजर्ड अंडर द AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 8 पॉल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, एक है PM10, दूसरा है PM2.5, तीसरा है NO2, चौथा है SO2, पांचवा है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, देन छठवां है O3 यानी कि ओजोन, जो सरफेस ओजोन होती है, देन 7th है NH3 यानी कि अमोनिया, एंड देन लास्ट है PB, 8वां है PB यानी कि लेड, ठीक है। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा एक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स भी निकाला जाता है, एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें 8 + 4 और पॉल्यूटेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन और ये सब जुड़ जाते हैं। तो आपके लिए छोटा सा सवाल ये है कि वो 4 और कौन से नए पॉल्यूटेंट्स हैं जो एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन टू यू, आई होप कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट ऑल्सो, है ना। इलेक्शन के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट नाउ सिंस आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दिस ड्यूटीज, सो आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस नाउ, ठीक है। तो मैं आपको बना के एनालिसिस डेली प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। तो एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो है वरुण गांधी के द्वारा लिखा हुआ इनहैंसिंग द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ जस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये जो आर्टिकल है इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के रिगार्डिंग लिखा गया है कि क्या क्या चेंजेस उसमें किए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। देखो, सबसे पहली बात जो ऑथर ने बताई है वो ये बताइए कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मैल अपोर्शनमेंट है। मैल अपोर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रपोर्शन है
वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में हर स्टेट को 2 वोट सीनेट के वोट दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो 50 स्टेट हैं तो 50 × 2 100 सीनेट वोट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर का कहना है कि हमारे इंडिया में जो प्रोपोर्शन लिया गया है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लिया गया है, ठीक है। अब पॉपुलेशन को अगर बेसिस बनाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी का हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इन स्टेट्स के फेवर में चला जाता है, उनको सीट्स ज़्यादा मिलती है, उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो इसको बोलते हैं मैल अपॉर्शनमेंट, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम विच वरुण गांधी हैज़ रेज्ड। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि देखो साउथ सदर्न स्टेट्स जो थे 1970s के टाइम पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने अप्लाई की थी, ठीक है। अब जो स्टेट, सपोज करो कोई स्टेट है जो पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज़ अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है इसका मतलब उनकी सीट भी नहीं बढ़ रही है। सीट्स कहाँ बढ़ रही हैं? जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो एक तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की पनिशमेंट दी जा रही थी ऐसे स्टेट्स को, ठीक है। इसी कारण से जो हमारा डिलिमिटेशन था उसको 1971 के बाद रोक दिया गया, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है फैमिली प्लानिंग का स्टेटस सदर्न स्टेट्स में अच्छा था, वहाँ पे पॉपुलेशन घटती जा रही थी, बट वो पॉलिटिकली एक तरीके से पीछे होते जा रहे थे। दैट्स वाई द डिलिमिटेशन वॉज स्टॉप्ड। और ये भी आपको पता होगा कि 2002 में, फरवरी 2002 में 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स को फ्रीज कर दिया टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। 2026 के बाद का जो पहला सेंसस है तब तक के लिए लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इतनी चीज़ आपको पता होगी। अब यहाँ पे ऑथर ने वही बोला कि किस तरीके से हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दिस सिस्टम। सबसे पहले ऑथर ने बात किया है कि हमें क्या करना है। डिलिमिटेशन अब हमको हिस्टोरिकल जैसे चलता था ट्रेडिशनल वैसे नहीं करना है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ पॉपुलेशन उसका क्राइटेरिया ना रहे, पॉपुलेशन के अलावा भी दूसरे जो क्राइटेरिया थे, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने बताया जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ऑथर ने बताया कि किस तरीके से आप वहाँ पे उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेट मी शो यू ऑल्सो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सी। पहला तो उन्होंने सजेशन दिया कि अब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट में उसको इंक्रीज करो सिग्निफिकेंटली। लगभग 848 सीट्स का एक आंकड़ा जो है वो ऑथर ने दिया है कि आपको 848 सीट्स तक जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टेट लूज ना करे तो, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा है कि केवल आपको पॉपुलेशन का फैक्टर नहीं लेना है, डिलिमिटेशन का आपको ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, सेंस ऑफ फेयरनेस, इन सारे क्राइटेरियाज को लेकर के आपको सीट देनी पड़ेंगी। तीसरा उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सिक्किम का वॉइस उतना ही सुना जाना चाहिए जितना कि बिहार का, है ना। बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट द वॉइस ऑफ सिक्किम मैटर्स एग्जैक्टली एज मच एज द वॉइस ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश मैटर्स, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमको जो फिजिकल इम्पैक्ट है डिलिमिटेशन का ऑन द फ्यूचर ऑफ द स्टेट्स वो भी देखना पड़ेगा, उसके बारे में भी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑथर ने यहाँ पे बताया है वो है प्रमोटिंग फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म को प्रमोट करने का क्या है इसका मतलब, ऑथर ने कहा कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, कई बार जो कैंडिडेट जीतता है उसको उतनी मेजॉरिटी नहीं मिलती है। कई जैसे मान लो सपोज करो 10 वोट्स हैं, 10 में से किसी को 3 मिले और बाकी कैंडिडेट्स को 2-2 मिले, तो अब क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं है, कैंडिडेट के पास क्लियरली किसी ने मेजॉरिटी ले ली हो, लेकिन जो 3 वोट वाला था वो जीत जाएगा, है ना, 2-2 वोट वाले हार जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है वो इतना सही नहीं है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि हमको एक फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए पहले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा कि राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जो कैंडिडेट आते हैं वो स्टेट से आते हैं। तो फेडरलिज्म मतलब क्या हुआ है, स्टेट्स को पावर। तो राज्यसभा में हम कर सकते हैं कि सीट्स फिक्स कर सकते हैं हर स्टेट की। फिक्स मतलब कि अभी क्या सिस्टम है, जो बड़े स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा सीट है राज्यसभा की, जो छोटे स्टेट्स हैं उनके पास कम सीट्स हैं। हम फिक्स करते हैं कि हर स्टेट को इतनी ही सीट मिलेगी, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स मिलेगी, ताकि हर स्टेट की बराबर वॉइस हो जाए, ठीक है ना। ये सजेशन भी ऑथर ने दिया है। तीसरा ऑथर ने जो सजेशन दिया है वो ये दिया है कि सीट्स जैसे मेयर्स का नंबर, ऑथर ने कहा कि भाई जो अर्बन सेंटर्स हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेयर्स के नंबर अगर हम देखें, मतलब अब अर्बन सेंटर्स लगभग 8000 से ज़्यादा है,
लेकिन जो मेयर्स के नंबर हैं वो अगर आप देखो तो केवल हंड्रेड्स में रहते हैं। तो हमको मेयर सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अर्बन सेटलमेंट्स के लिए, और जो लोकल गवर्नमेंट है एट द लोकल लेवल ऑफ द सिटी और लोकल लेवल ऑफ द विलेज एंड ग्राम पंचायत, वहाँ पे हमको इसको एम्पावर करना चाहिए। वो भी फेडरलिज्म की भावना को प्रमोट करेगा, तभी 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दीज वर सम ऑफ द सजेशंस गिवन बाय वरुण गांधी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। काफ़ी अच्छे सजेशंस हैं, इनको लिख लेना। अच्छा आर्टिकल था। दूसरा जो आर्टिकल है वो है रियलिज्म एंड नॉट माचिज्मो टू काउंटर टेरर। ऑथर ने यहाँ पे जो मतलब क्रिटिक किया एक तरीके से इजराइल की पॉलिसी का। आप सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने किस तरीके से चेस्ट थंपिंग की और कहा कि हम हमास को उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे गाजा पट्टी को, ये सारी चीज़ें। ऑथर ने कहा कि जो टेररिज्म, अगर आपको काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अपनानी है तो उसके लिए आपको माचिज्मो यानी कि जो माचो बनते हैं, तो ये माचिज्मो की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रियलिज्म की ज़रूरत है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इंडिया के ही 2 एग्जाम्पल हैं। एक है 26/11 के बाद जब अटैक हुआ था इंडिया में, जब अटैक हुआ था 26/11 का, जो मुंबई टेरर अटैक्स कहलाते हैं, उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी, और दूसरी जो बालाकोट पे एयर स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी की है, उसके बारे में कमेंट किया गया है ऑथर ने। ठीक है ना। ऑथर ने दोनों की ही तारीफ की है, ऐसा नहीं कि किसी एक पॉलिसी की बुराई की है, दोनों की ही तारीफ की है। कैसे की है मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2008 में जब 26/11 का अटैक हुआ, उसके बाद मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट, मनमोहन सिंह जी ने कहीं एयर स्ट्राइक या एग्रेसिव नेचर नहीं अपनाया या वॉर नहीं डिक्लेयर किया पाकिस्तान पे। कई लोगों ने इसकी बुराई भी की, कई लोगों ने कहा कि हम डरपोक हैं या हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। बट ऑथर ने कहा कि देखो क्या होता है, कई बार बिल्कुल क्विक जो रिएक्शन होता है, रिएक्टिव पॉलिसीज जो होती हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो 2008 की स्ट्रैटेजी थी वो बहुत थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी, बहुत सोची समझी गई स्ट्रैटेजी थी। क्या होता है कई बार, जैसे अगर आप अटैक कर देते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, इजराइल ने अटैक कर दिया, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि पैलेस्टीन का मुद्दा और ज़्यादा बढ़ गया, हमास को जो पब्लिसिटी चाहिए थी वो भी मिल गई। ऑथर ने वही कहा कि अगर आप 2008 में भी यही अटैक करते तो पूरा का पूरा जो फोकस था वो टेररिज्म से हट करके इंडिया पाकिस्तान के इशू पे हट आता, और अगर इंडिया पाकिस्तान का इशू आता तो फिर पूरा का पूरा मैटर कहाँ जाता, कश्मीर इशू पे चला जाता। तो ऑथर ने कहा कि वो जो स्ट्रेटेजी थी मनमोहन सिंह की, नॉट रिएक्टिंग ऑन द फर्स्ट गो कि जैसे अटैक हुआ तो हम तुरंत अटैक करते, वो पॉलिसी बहुत सही पॉलिसी थी, क्योंकि इससे हमने जो ध्यान था डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, और इस कारण से हमको इंटरनेशनल लेवरेज मिला। इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी हमारी वॉइस सुनी गई, यूएस का हमको काफ़ी सपोर्ट मिला, न्यूक्लियर डील की गई हमारे साथ, सिविल न्यूक्लियर डील भी उसका एक रीज़न है। जो पाकिस्तान है वो उस कारण से पॉलिटिकली काफ़ी आइसोलेट हो गया है ना उसके बाद से, और उसके बाद से आज तक उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर नहीं पाई है। तो ऑथर ने वही कहा कि पाथ ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी थी जो की थी। इसके बाद ऑथर ने दूसरा जो बोला है वो नरेंद्र मोदी जी का भी सपोर्ट किया है, कहा है कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ भी ज़रूरी था। और ये कब किया गया? ऑथर ने कहा देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई तब हम काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप हो चुके थे, लगभग $2 to 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, वर्ल्ड में हमारी काफ़ी अच्छी फुटिंग है, प्लस इकोनॉमिकली हम 4th 5th लार्जेस्ट टॉप 5 इकोनॉमीज़ में हम आ चुके हैं। तो दीज आर वेरी गुड साइंस, जिसमें के बाद हमने शो ऑफ स्ट्रेंथ भी किया कि हम हमेशा डिफेंसिव मोड में नहीं रहने वाले हैं, एग्रेसिव मोड भी हम अपना सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ऑथर हैज सेड की बहुत वेल थॉट स्ट्रैटेजी थी, बहुत रेशनल स्ट्रैटेजीज हमने अपनाई हैं। इजराइल की स्ट्रैटेजी इतनी रेशनल नहीं। ऑथर ने कहा कि इंस्टेड ऑफ थंपिंग चेस्ट थंपिंग, हम उसको और ज़्यादा प्रैग्मेटिक तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। अगला आर्टिकल है कम्युनिटी राइट्स एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। एक एक करके देखेंगे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आप सबको पता होगा कि इसने रिसेंटली मतलब अमेंड किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, और बहुत पहले से कॉलोनियल टाइम से फॉरेस्ट के लॉज चल रहे हैं 1865 से, उसके बाद 1980 1927 आप सबको पता होगा, फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2006 भी आपको पता होगा। अब ये जो नया अमेंडमेंट लाया गया है इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना।
सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। तो अमेंडमेंट जो है वो जो है 1927 के फॉरेस्ट एक्ट को थोड़ा अमेंड करेगा, है ना। और इसने बेसिकली डिफाइन किया है कि कौन से एरियाज फॉरेस्ट एरियाज हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉरेस्ट्स दैट वर कन्वर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज on or after December 12, 1996, and the land which falls under 100 kilometers from the China and Pakistan border where the central government can build linear projects, ठीक है ना। तो एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, it will not be applicable to the forests that were converted for non-forest use ऑन और आफ्टर दिसंबर 12, 1996, 12 दिसंबर 1996 के बाद जो एरियाज कन्वर्ट हुए हैं नॉन फॉरेस्ट एरियाज में, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। प्लस जो कि 100 किलोमीटर तक फॉल करते हैं फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो लीनियर प्रोजेक्ट्स को कैरी कर सकता है। अब वो क्यों कैरी करेगा, ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सर्विलेंस की फैसिलिटीज़ बनाने के लिए, है ना। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी बेसिकली अरेंजमेंट्स, है ना, सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं अप टू 10 हेक्टेयर, एरियाज अप टू 10 हेक्टेयर, ठीक है। एंड दिस प्रोविजन ऑल्सो एप्लीकेबल टू एरियाज विच आर डेजिग्नेटेड एज वल्नरेबल, है ना। तो वल्नरेबल एरियाज में भी ये कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को काफ़ी पावर दी गई है। पहला तो चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर के 100 किलोमीटर तक वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लीनियर प्रोजेक्ट्स, फिर किसी भी मतलब डेजिग्नेटेड वल्नरेबल एरिया के रीजन में भी वो मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 5 हेक्टेयर तक, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो लगभग 10 हेक्टेयर तक का एरिया जो है, एरियाज अप टू 10 हेक्टेयर ले सकती है फॉर सिक्योरिटी मेजर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1996 का डीम्ड फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, गोडा बर्मन जजमेंट। तो लिख लेना, इसको नोट्स में ऐड कर लेना, गोडा बर्मन जजमेंट ऑफ 1996। अगर आपसे पूछे किससे रिलेटेड है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, डीम्ड फॉरेस्ट से, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब ऑथर ने बताया कि बिल की लाइफ कैसे चली। बिल आया, फिर वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हालांकि अपोजिशन के केवल 6 लोग थे और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया गया। ऑथर ने यह भी कहा कि बिल पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं किया गया, उसको जस्ट पास कर दिया गया। तो ऑथर ने बोला कि हुआ क्या है, क्या चीज़ हटाई गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इस बार बिल से हटा दिया गया है, मैं आपको बता दूँ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था पहले का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जिसमें कहा गया था कि प्रायर कंसेंट ऑफ द ट्राइबल ग्राम सभा मैंडेटरी फॉर अल्टरेशन टू फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अगर आपको फॉरेस्ट एरिया का यूज़ करना है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए तो आपको पहले ग्राम सभा का प्रायर कंसेंट लगता था। ये पॉइंट नोट कर लेना। 2016-17 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको ट्राइबल ग्राम सभा का मैंडेटरी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा अगर आपको अल्टर करना है किसी फॉरेस्ट को फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, ठीक है ना। तो जो रीसेंट रिवीजन किया गया है इस लेजिस्लेशन में 2023 के, उसमें जो प्रायर कंसेंट है इसको मैंडेटरी नहीं रखा गया है, इसको मैंडेटरी से हटा दिया गया है। हालांकि कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिवली इंगेज करें ग्राम सभा के साथ, बट ऑब्वियस बात है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये पता है कि जो आदिवासी ग्राम सभाज हैं उनको ये लगता है कि आदिवासी ग्राम सभा एंटी डेवलपमेंट है, इस कारण से वो मना ही करेंगी, है ना, किसी भी कन्वर्जन के लिए, कि लैंड के कन्वर्जन के लिए फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। एंड इसी कारण से ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ट्राइबल ग्राम सभा के साथ बिल्कुल डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, एंटी डेवलपमेंट मान करके। तो दैट इज द प्रोविजन। तीसरा प्रोविजन इसमें कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का। हालांकि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट भी है ना, आप सबको पता होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे और उसमें काफ़ी एम्बिग्विटीज़ थी। इसलिए उन एम्बिग्विटीज़ को हटाते हुए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रिंसिपल जो है वो इसी एक्ट में जोड़ दिया गया है। और ये कहा गया है कि भैया जितना पार्सल ऑफ लैंड आप लूज़ करेंगे फॉरेस्ट वाला, उतना ही इक्विवेलेंट पार्सल ऑफ लैंड आपको एफॉरेस्टेशन, यानी कि वहाँ पे पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। बस एक चेंज क्या कर दिया गया है कि किस तरीके का प्लांट लगाना है ये फ्री छोड़ दिया गया है। पहले क्या था, उनकी कंडीशंस भी थी, इसी कारण से काफ़ी एम्बिग्विटीज़ आ गई थी और काफ़ी उसका मतलब वर्किंग सही नहीं हो पा रहा था। इस कारण से इसको भी हटा दिया गया। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन से पेड़ आप लगाओ, तो ऑब्वियस सी बात है वो दे हैव लेफ्ट द रूम फॉर डिस्क्रिशन एंड ऑल।
मेन जो लॉस होगा वो किसका होगा, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ का होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक तो आपने ग्राम सभा के साथ जो डिस्कशन था, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट था, वो हटा दिया है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आप ऑलरेडी एंटी डेवलपमेंट मानते हो, और गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा कन्वर्जन ऐसा किया जाएगा जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनका नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए, और इससे जो लूज़ होगा वो किसको लूज़ होगा, वो लॉस होगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी आप ऐड कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, सेंटर आस्क स्टेट टू यूज ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑन प्रिजन इनमेट्स रिलीज्ड ऑन पैरोल। तो पैरोल में जाने वाले जो बंदी हैं उनके ऊपर आप ट्रैकिंग डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करिए, ऐसा सेंटर ने स्टेट्स को कहा है। पैरोल होता क्या है, मैं सिंपल से आपको बता दूं। देखो क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। आप बंदी हैं, सपोज करो, कैदी हैं सपोज करो, ठीक है, अगर आप जेल गए तो एक होता है अंडर ट्रायल बंदी, एक होता है कन्विक्टेड बंदी। अंडर ट्रायल मतलब जिसका केस चल रहा हो, जिसके में जो कोर्ट है उसने अभी तक डिसीजन ना दिया हो, वो अंडर ट्रायल बंदी है। और अगर आपके ऊपर डिसीजन आ गया तो आप कन्विक्टेड बंदी हैं, ठीक है। अब किन किन केसेस में आप छूट सकते हैं, तो एक होता है बेल, है ना। अगर आपकी बेल हो गई, जिसकी हिंदी में जमानत होती है, ठीक है, तो बेल कई बार अंडर ट्रायल की भी हो जाती है ना। तो अंडर ट्रायल के समय बेल होती है कि आपके भाई केस चल रहा है, कोर्ट ने आपको बेल दे दी, ठीक है। दूसरा होता है बेल के अलावा एक होता है रिलीज यानी रिहाई। आपने अपनी सज़ा पूरी कर ली या आप बरी हो गए, दोनों केसेस में आपको क्या होता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, यानी कि रिहाई हो जाती है आपकी। अब एक होता है पैरोल। पैरोल क्या होती है, जैसे मान लो आपको जेल हो गई 15 साल 14 साल की, ठीक है। अब 14 साल की जेल में क्या होता है, जैसे आपने 2-3 साल पूरे कर लिए ना, तो आपका गुड कंडक्ट देखा जाता है कि आपका कंडक्ट कैसा है, या और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं पैरोल के लिए। पैरोल क्या होता है कि हर 90 दिन में, मैं आपको एमपी स्टेट गवर्नमेंट का बता देता हूँ, हर 90 दिन में 14 दिन बंदी को छोड़ा जाता है कि वो अपने परिवार के साथ रह ले, ठीक है। पैरोल जब मिलती है तो पैरोल के लिए एक रिपोर्ट बनती है एसपी के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा उसको सैंक्शन किया जाता है, और वापस फिर वो रिपोर्ट आती है जेल में आती है, ठीक है। जिसमें एसपी क्या करता है, लोकल थाने से पूछता है, वहाँ के आसपास पड़ोसियों से पूछता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं करिए, बंदी छूटता है तो, है ना। और उस बंदी को भी छोड़ते समय किसी जमानतदार यानी कि एक उसका श्योरिटी रहता है, उसके बिहाफ पे ही छोड़ा जाता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वापस ले आए, है ना। तो उसके बिहाफ में छोड़ा जाता है। और ये भी आपको पता चल गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में याद रखें कि आपको एक ही जगह जाना है, जिस जगह में आपको भेजा जाएगा वहीं पे आपको रहना है। अब क्या होता है, कई बार प्रिजनर्स पैरोल में जंप कर देते हैं, पैरोल जंपिंग कहते हैं। पैरोल जंपिंग मतलब कि वो पैरोल से भाग गए, पैरोल में गए और कहीं और निकल गए, दोबारा जेल में नहीं आए 14 दिन के बाद। तो इसी कारण से सेंटर ने कहा है स्टेट्स को, भैया आप ट्रैकिंग डिवाइसेस का यूज़ करिए, और जो बंदी इसको मिस करेगा या खोलेगा या हटाएगा, डिस्कनेक्ट करेगा, उसके लिए आप उसको क्या करेंगे, उसकी पैरोल कैंसिल कर देंगे, या उसको दूसरी अन्य जो चीज़ें की जाती हैं की जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गोल्डमैन अपग्रेड्स इंडियाज शेयर्स। अब गोल्डमैन सैक्स आपको पता होगा एक रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया के जो शेयर्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया है। पहले वो क्या थे, मार्केट वेट शेयर्स थे। इंडिया के शेयर्स पहले मार्केट वेट के थे इन द गोल्डमैन शेयर्स, उनको अब ओवर वेट कर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी खा पी के मोटे हो गए। ओवर वेट का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की देखते हुए और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि हमारे शेयर अब मार्केट वेट से बढ़ करके ओवरवेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब सेमीफाइनल्स का इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कौन जीतता है। आई होप इंडिया सेमीफाइनल में तो जीते ही जीते, फाइनल भी जीते, है ना। तो लेट्स सी, फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है मेरे हिसाब से तो, बट लेट्स सी। So that is it for this video. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.